ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली खबर के साथ। और पहली खबर है जो चारों तरफ सुर्खियों में रहे महाकुंभ के दौरान। आईआईटी वाले बाबा फंस गए। आईआईटी बाबा दरअसल अपने कारनामों के लिए चर्चा में रहे, लेकिन आईआईटी बाबा को पुलिस उठा ले गई। होटल से पुलिस ने आईआईटी बाबा को हिरासत में ले लिया। दरअसल आईआईटी बाबा के पास से गांजा बरामद हुआ था। पुलिस को गांजा मिला, उसके बाद पुलिस जो है आईआईटी वाले बाबा को ले गई, एनडीपीएस एक्ट के तहत उठाकर ले गई। अगली तस्वीर देखिए, बाबा जब थाने में थे तब थाने के बाहर तस्वीर आप देख रहे हैं। बाबा से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आपको पुलिस क्यों लाई है। अरे तू शांति रख यार। अरे तू शांति तो रख बाबा। अच्छी है आप आगे जानने दे बाबा। अरे तू शांति रख यार। अरे तू शांति तो रख बाबा। अरे मैम मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनिए। मैं एजेंसी से एक मिनट बात मैं नहीं लूंगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। भाई बात एक मैं ये बोल रहा हूँ बाबा, मैं न्यूज एजेंसी से हम जो लेते हैं ना वो तमाम चैनलों तक मैंने आप लोगों को पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ही बुलाएगी ना। आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। ठीक है, नहीं वो अभी पुलिस की कार्रवाई अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुशी रहना चाहता हूँ ना। आज कैसे आना हुआ आपका? नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ? सब बताएंगे ना, बताएंगे हर मारे नहीं। महाकुंभ से विवादों में आए आईटी बाबा अब नए बवाल में फंस गए। जयपुर में बाबा को पुलिस होटल से थाने उठा ले गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि बाबा के पास से गांजा बरामद हुआ है। काफी देर तक होटल से थाने तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद बाबा फिर जयपुर के थाने से बाहर आए और बाबा पुलिस को मिला गांजा प्रसाद बता रहे हैं। तू ही विष्णु है, तुम्हें झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। बाबा के कारनामे वारे न्यारे हैं। देखिए जरा, पुलिस थाने जब लेकर पहुंची पुलिस, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उन पर क्या आरोप था कि देख रहे हैं। पुलिस ने सवाल जवाब पूछने शुरू किए थाने में। आईटी बाबा ने सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी थी कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, लेकिन एक फॉलोअर ने, उनके समर्थक ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दे दी थी कि बाबा आत्महत्या करने वाले। कंट्रोल रूम को बताया बाबा सुसाइड करने वाले, और वो इस समय जयपुर के होटल में एक ठहरे हुए। इसी इनपुट पर जयपुर पुलिस ने उन्हें बचाने फौरन होटल पहुंच गई कि बाबा को बचा लिया जाए। लेकिन पुलिस को देखकर बाबा अलग अलग हरकतें करने लगे, अजीब अजीब। सुसाइड पर सवाल पूछा तो बाबा बोले मैंने तो गांजा ले लिया है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को गांजे की पुड़िया भी दिखा दी। कानून के तहत गांजा इस्तेमाल करना, बेचना अपराध है, इसलिए जयपुर पुलिस ने आईआईटी बाबा को हिरासत में लिया है। थाने में लाने के बाद पुलिस ने उनसे गांजे पर सवाल जवाब किए। हालांकि गांजे की मात्रा कम होने से आईआईटी बाबा को जमानत पर छोड़ दिया गया। एनडीपीएस एक्ट में बरामद गांजे के आधार पर सजा का प्रावधान है। 1 किलो से कम गांजा की बरामदगी कम मात्रा माना जाता है।
ऐसे में 1 साल की सजा और 10,000 जुर्माने का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने आईआईटी बाबा पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि आईआईटी बाबा से सिर्फ 1.5 ग्राम गांजा ही जब्त हुआ है, इसलिए उन्हें थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। फिलहाल पूछताछ के लिए पुलिस आगे भी उन्हें थाने बुला सकती है। आईआईटी बाबा का कहना है उनके पास थोड़ा सा प्रसाद मिला है, प्रसाद पर केस करोगे तो कुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, क्या इतने सब लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी? आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा थाने से बाहर आए, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो तो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला वो आपके चेकिंग हाँ प्रसाद कहते हैं वो तो मैंने खुद ही चेकिंग ही नहीं, मैंने खुद ही बता वो आए प्रसाद वो आए क्यों? वो आए तो पता नहीं क्या किसी की क्यों किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं, क्या अजीब से केस का बहाना लेके आए ना, बट वो फिर वो करके छोड़ गए। वो फिर मैंने उनको ही बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन नहीं पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो फिर मतलब ये तो लाइक अंडरस्टूड ही होता ना इन्हें भारत के अंदर। महाकुंभ जब शुरू हुआ तो एक शख्स जिसे सबसे ज्यादा ख्याति मिली, लोगों ने जाना समझा पढ़ा, वो आईआईटी वाले बाबा ही थे। लेकिन उसके बाद से आईआईटी वाले बाबा जो कारनामे करते गए, वो ख्याति जो थी वो ख्याति पूरी तरह से धूमिल हो गई। अब एक और देखिए उनका रील। मैं भोला तांडव करा करूं जब छोआ जावे से, मैं राख घोल के पिया करूं जब छोआ जावे से, मैं भोला तांडव करा करूं जब छोआ जावे से, मैं राख घोल के पिया करूं जब छोआ जावे से, मैं भोला तांडव करा करूं अब छोआ जावे से, मैं राख घोल। आइए अब आपको बताऊं बाबा के कारनामों की लिस्ट कितनी लंबी हो गई है। पहले बाबा की तारीफ में लोग वाह वाह करते थे, आईआईटी से पढ़ा हुआ शख्स, अब क्या क्या कर रहे हैं। आईआईटी बाबा हरियाणा के एक जाट परिवार में जन्मे। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, कनाडा में एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया। इसके बाद लाखों की नौकरी छोड़कर संन्यास ले लिया। महाकुंभ में एक इंटरव्यू से सोशल मीडिया के स्टार बन गए। तभी से लगातार आईआईटी बाबा विवादों में भी चल रहे हैं और विवादों की लिस्ट देखिए। अखाड़े से बाहर कर दिए गए, जूना अखाड़े से जुड़कर ही आईआईटी बाबा महाकुंभ पहुंचे, लेकिन वहां कैमरे पर गुरु को लेकर ही विवादित बयान देने लगे। इस पर उन्हें जूना अखाड़े ने बाहर निकाल दिया। अखाड़े के आसपास आने तक पर इनके पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, इसके बाद कुछ दिन पहले आईआईटी बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि वो खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान महादेव ने उन्हें बताया है कि वो ही विष्णु हैं। जब सब शक्तियां मिल जाएंगी तो सुदर्शन से सबको काट देंगे, और अगर सुदर्शन से नहीं कटे तो त्रिशूल से खात्मा कर देंगे। साथ ही आपको याद होगा भारत पाकिस्तान का मैच था। भगवान वाले दावे के बाद बाबा ने क्रिकेट पर भविष्यवाणी की, कहा चैंपियंस ट्रॉफी भारत की टीम पाकिस्तान से हार जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में। हालांकि भारतीय टीम ने मैच में 6 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया। फिर इस पर आईआईटी बाबा सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी हुए और कार्यक्रम में भी मारपीट हो गई। क्रिकेट भविष्यवाणी के बाद उन्होंने कार्यक्रम में मारपीट की और डिबेट के दौरान दूसरे लोगों के साथ बदसलूकी करने लगे। इसके बाद फिर कार्रवाई के लिए थाने के सामने धरना दे दिया। इस विवाद को लेकर भी आईआईटी बाबा जमकर वायरल हुए थे, इसलिए आईआईटी बाबा सुर्खियों में। अब जरा सुनिए खुद एसएचओ क्या कुछ कह रहा है, जिस एसएचओ ने आईआईटी बाबा को उठाया और इनके पास से क्या मिला। पार्क क्लासिक होटल में रुके हुए हैं रिद्धि सिद्धि चौराहे पे। ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सुसाइड कर सकते हैं, ये सूचना मिली थी। मौके पे गए थे तो इन्होंने कहा कि मैं तो गांजा सेवन करता हूँ, मेरे पास गांजा भी है, मैंने गांजा पी के कुछ कह दिया होगा। वो जो गांजा जो मिला है वो ये रख नहीं सकते, वो एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध है। पीना भी अपराध है, कब्जे में रखना भी अपराध है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत पाया जाने पर गांजा को जब्त किया गया था। मौके पे उनको अरेस्ट किया गया। चूँकि स्मॉल क्वांटिटी का था, काफ़ी कम मात्रा में गांजा था, इसलिए उनको पूछताछ करके बेल बॉन्ड जो है मौके पे पेश कर दी, इसलिए जमानत पे मौके पे उनको रिहा किया गया। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जरूरत होगी वापस उनको हाजिर होना पड़ेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और अफसोसनाक अमीरात की जेल में कैद थी और वहीं अबू धाबी में उसे फांसी दी गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उनके मां बाप को खबर दे दी गई है कि उनकी बेटी को फांसी दे दी गई है, उसका अंतिम संस्कार होना है। अगली तस्वीर देखिए जरा। पिता का रो रो कर बुरा हाल है।
पिता को यह भरोसा था कि बेटी वापस आ जाएगी, हाईकोर्ट तक पहुंच गए थे बेटी को लाने के लिए। संस्कार उसमें शामिल होने के लिए मर गई। तो अब सरकार ने कहा है कि आप चाहें तो उसके जो अंतिम वो है संस्कार उसमें शामिल होने के लिए दुबई जा सकते हैं। मैं अभी स्थिति में क्या बड़ा हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या बॉडी को लेने के लिए आप सरकार से, वहाँ की सरकार से, यहाँ की सरकार से कोई दरखास्त कर यही हमको मिल जाए तो वो बड़ी बात है हमारे लिए। मर गई। तो अब सरकार ने कहा है कि आप चाहें तो उसके जो अंतिम वो है संस्कार उसमें शामिल होने के लिए दुबई जा सकते हैं। मैं अभी स्थिति में क्या बड़ा हम जाएंगे। मर गई। जिस बात का डर था वही हुआ। शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई। उत्तर प्रदेश की रहने वाली शहजादी के परिवार को उम्मीद थी कि उसकी फांसी शायद रुक जाए। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक परिवार दौड़ लगा रहा था, लेकिन अबू धाबी से दर्दनाक खबर आई। शहजादी को फांसी दी जा चुकी है, अब उसका अंतिम संस्कार होना है। अब मां बाप के कानों में शहजादी की फांसी से पहले आखिरी कॉल ही गूंज रही है। हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है? बता बेटा, बता बेटा। उठ बेटा, बता दे, बता अपनी बुआ का समा बेटा, बता अच्छी नहीं बता बेटा, बता टाइम खत्म हो गया पापा, हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ले बात कर मेरे से। हाँ टाइम नहीं वापस, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। देखो बता दे बेटा, बता भैया मकसद देखा रोज अच्छे से रहना, तो कौन के दुश्मनी में नहीं देना। जो FIR है वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वकील ले ले, वकील को बता देगा क्या करना। वकील को बता, वकील को कहा क्या है, कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले FIR। हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कहाँ हो गए बेटा? है? बता बेटा, बता बेटा। उठ बेटा, बता दे, बता अपनी बुआ का समा बेटा, बता अच्छी नहीं बता बेटा, बता टाइम खत्म हो गया पापा, हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। ये शहजादी और उनके पिता के दरमियान वो आखिरी फोन कॉल था और उसके बाद शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई। देखिए मैं आपको बताऊं इसकी जानकारी कैसे मिली। उत्तर प्रदेश की शहजादी को UAE में फांसी दी गई। शहजादी खान को 15 फरवरी को ही फांसी दे दी गई थी। 2 साल से दुबई की जेल में बंद थी शहजादी। कोर्ट ने 4 महीने पहले उसे फांसी की सजा सुनाई थी। UAE में भारतीय दूतावास को 28 फरवरी को सूचना मिली। फांसी के 13 दिन बाद दूतावास को इसकी जानकारी मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में आज शहजादी केस की सुनवाई थी। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होना है। सरकार शहजादी के परिवार को UAE जाने में मदद करेगी। शहजादी के पिता ने 2 दिन पहले हाईकोर्ट में याचिका दी थी। 14 फरवरी को शहजादी ने अपने पिता को फोन किया था। आखिरी कॉल में उसने बताया था कि उसे अस्पताल भेजा गया है। जेल से अस्पताल भेजे जाने के बाद उसे फांसी दी जाएगी। 2023 में UAE पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार किया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं शहजादी के पिता, शहजादी के बारे में। शहजादी थी कौन और कैसे इस केस में फंस गई। शहजादी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। दुबई जाने से पहले वो रोटी बैंक में काम करती थी। रोटी बैंक गरीबों के लिए काम करने वाली संस्था है। 2021 में फेसबुक पर उसकी उजैर से मुलाकात हुई। उजैर ने झूठ बोलकर उसे प्रेम जाल में फंसाया। बचपन में शहजादी का चेहरा झुलसने से खराब हो गया था। उजैर ने उसे इलाज कराने के लिए आगरा बुला लिया और इसके बाद फिर इलाज के नाम पर दुबई ले गया। फिर नवंबर 2021 में उसे एक दंपत्ति को बेच दिया।
उसके बाद देखिए दुबई में रहने वाले इस दंपत्ति का नाम फैज और नादिया है। ये लोग शहजादी को परेशान करते थे, कमरे में बंद रखते थे। इस दौरान फैज नादिया के 4 महीने के बेटे की मौत हो गई। इसका इल्जाम उन्होंने शहजादी के ऊपर लगा दिया। बच्चे की देखभाल में लापरवाही को लेकर केस दर्ज करा दिया। हालांकि शहजादी का कहना था कि मौत गलत इलाज की वजह से हुआ, यही बात उसके पिता भी बता रहे थे। लंबी सुनवाई के बाद उसे वहां फांसी की सजा दी गई और अब उसे अबू धाबी में मौत की सजा दे दी गई है। इस अफसोसनाक खबर के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक बड़ी खबर आपको दिखाई थी। कांग्रेस नेता मर्डर केस में खुलासा हुआ है। कांग्रेस नेता जिसकी तस्वीर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ कई तस्वीरें सामने आई थी। इनकी मां ने आरोप लगाया इसके पीछे कोई कांग्रेसी नेता हो सकता है। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह हिमानी का सूटकेस मिला था, जिस सूटकेस में उसका शव मिला था। लेकिन हिमानी का शव इस सूटकेस में जिसने रखा और जो लेकर गया उसकी तस्वीर आ गई। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये सीसीटीवी देख रहे हैं आप, ये शख्स देख रहे हैं वो ही ब्रीफकेस लेकर जा रहा है। उसके हाथ में सूटकेस आप देख रहे हैं। रात का वक्त है और जिसने हत्या की, मैं बताऊंगा ये हत्यारा कौन है। हिमानी की हत्या के बाद उसका शव इस सूटकेस में रखा इस हत्यारे ने और उसके बाद रात के अंधेरे में काले रंग का ब्रीफकेस लेकर निकला है चुपचाप और दूर जाके इस ब्रीफकेस को फेंक दिया जिसमें हिमानी की लाश थी। देखिए अब ये आरोपी का चेहरा, ये है आरोपी जिसे पकड़ लिया गया है। इसका नाम सचिन है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। अगली तस्वीर में आपको सचिन की दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हैं ये वायर है मोबाइल चार्जर का। बताया जा रहा है इसी मोबाइल चार्जर के वायर से, ऐसे ही चार्जर के वायर से हिमानी का गला घोट दिया गया। देखिए सचिन को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये सचिन की तस्वीर आप देख रहे हैं। गिरफ्त में आरोपी है, मुंह ढक रखा है और हिमानी की हत्या इसी शख्स ने की जो सीसीटीवी मैंने दिखाया, जो ब्रीफकेस लेकर जा रहा था जिसमें हिमानी की बॉडी थी। यही वो आरोपी सचिन है जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और ये हिमानी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता के मर्डर पर बड़ा खुलासा। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने गुत्थी सुलझाई। हिमानी नरवाल की हत्या उसके दोस्त सचिन ने ही की थी। विवाद के बाद आरोपी ने हत्या से लेकर लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। आरोपी ने सबूत भी मिटाने की कोशिश की लेकिन पुलिस की 8 टीमों को चकमा नहीं दे पाया। मर्डर केस में ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लग रहा है। पुलिस पूछताछ के बाद हत्या का मकसद सामने आएगा। जी उनसे मेरी यही मतलब सिर्फ अपनी बेटी को मतलब न्याय की मांग की है मैंने। और आइए अब आपको बताऊं कि कांग्रेस नेता की हत्या किस बेरहमी के साथ की गई, हत्या क्यों की गई और हत्या करने वाला कौन है। यह तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी भारत जोड़ो यात्रा की और यह वो ब्रीफकेस है जिसे आप सफेद टी शर्ट में देख रहे हैं। यही वो हत्यारा है जिसने हिमानी को मारकर ब्रीफकेस यहां रख दिया। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हिमानी नरवाल की हत्या उसके दोस्त ने की। वारदात वाले दिन रात को हिमानी के साथ यह आरोपी था। रात में हिमानी का आरोपी सचिन के साथ झगड़ा हुआ पहले। इसके बाद आरोपी सचिन ने हिमानी को मार डाला। उस झगड़े के बाद मोबाइल चार्जर के तार से गला घोटकर हिमानी की हत्या कर दी। सचिन ने पहले हिमानी के हाथ चुन्नी से बांध दिए, फिर मोबाइल चार्जर की केबल से इसका गला घोट दिया। इसके बाद शव को इस सूटकेस में बंद किया। हाथापाई के दौरान आरोपी के हाथों पर भी चोटें आईं। हाथों से बह रहा खून रजाई पर लग गया था। उस वक्त सचिन ने रजाई का कवर भी शव के साथ पैक कर दिया था। इसके बाद सचिन ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की। हिमानी की अंगूठियां, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप, दूसरे आभूषण को बैग में डालकर पैक कर दिया था। हिमानी की स्कूटी लेकर सारा सामान दुकान में छिपा दिया। रात 10 बजे आरोपी शव को ठिकाने लगाने के लिए हिमानी के घर पहुंचा। हिमानी के स्कूटर को आरोपी ने घर पर खड़ा किया। ऑटो से सूटकेस में शव लेकर दिल्ली बाईपास रोहतक पहुंचा। यहां से बस में बैठकर आरोपी सचिन सांपला गया और सांपला बस स्टैंड के पास इसने सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया। सूटकेस में रखे शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया है और पुलिस ने उसके बाद तफ्तीश की, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। आइए अब आपको सुनवाता हूं रोहतक के एडीजीपी क्या कह रहे हैं। वो गिरफ्तार कर लिया गया जो कि 1.5 साल
पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी दुकान या अपना झज्जर के अंदर वहां छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहां गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी और उसके बाद ये वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। अब आइए आपको बताऊं कि हिमानी की हत्या करने वाला था कौन और आखिर हत्या की क्यों। कांग्रेस नेता हिमानी और आरोपी सचिन एक दूसरे को पहले से जानते थे। सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई। पुलिस की पूछताछ में मर्डर की वजह सामने आई। आरोपी का दावा है कि हिमानी के साथ रिश्ते में था। आरोपी सचिन ने दावा किया कि हिमानी ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस पूछताछ में कहा कि लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। आरोपी सचिन उर्फ ढिल्लू की एक मोबाइल शॉप है। करीब 1 साल पहले इसकी हिमानी नरवाल से दोस्ती हुई। आरोपी सचिन की उम्र 30 साल के करीब है। झज्जर के खेरपुर गांव का रहने वाला है। आरोपी सचिन 2 बच्चों का पिता है और सचिन के 2 भाई बहन हैं। वारदात के दिन सचिन हिमानी के घर पर मौजूद था। हिमानी रोहतक में अपने घर पर अकेली रहती थी। हिमानी का परिवार दिल्ली में रहता है। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और सचिन का हिमानी के घर आना जाना था। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटना के बाद रोहतक पुलिस की 8 टीमें काम कर रही थी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक इस केस में सिर्फ सचिन ही आरोपी है। हिमानी के परिवार ने सचिन को मौत की सजा की मांग की है। आइए आपको सुनवाता हूं हिमानी के परिवार को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उनकी माताजी क्या कह रही हैं। बेटी के साथ जो सर्कल है उसमें इतने करोड़पति मतलब बच्चे उसके साथ मतलब इलेक्शन में काम करते थे और भी मतलब रिश्तेदार भी हैं हमारे, उनसे कभी पैसे उसने नहीं मांगे। और रही मतलब ये मतलब बॉयफ्रेंड, ऐसे कीड़े तो वो पालती नहीं थी। जो ग्रुप है वो मतलब एक साथ दोस्त के तरीके से साथ लेके चलती थी। जब उसको वो दे रहा दिमाग में गोबर चल रहा है जिसका उसको पता भी लग गया था, उसका गोबर निकालने की हिम्मत रखती थी वो। और इसी कारण से वो मौत का कारण उसका बनाया कि मतलब उसने उसकी मतलब बातों को मतलब ना मानते हुए एक्शन लिया है ना कि ब्लैकमेलिंग का मामला। जब वो खुद एक बात बताओ, 6-7 लाख का सोना, 500 आंगले में गुट्ठी, 1 डायमंड की गुट्ठी, 3.5 तोले की चैन, इतना गोल्ड वो पहन के रखती थी और वो इतना पैसा वैसे वेस्ट कर दिया करती तो किसी ब्लैकमेलिंग के हम सोच भी नहीं सकते। उसको ₹1000 लोगों को रोज देती थी। बार के बंदे को तो मैं मान भी नहीं सकता कि वो पैसे मांग सकती है। इतना विश्वास को ये कह देना तेरी मम्मी से लिया, मम्मी के आगे भी वो उधार की कह सकती थी कि मम्मी इतने दिन में दे दूंगी है। पार्टी में खर्च करने के लिए मेरे से भी उधार लेती थी। एक और खबर है उत्तर प्रदेश से कि राम मंदिर पर ग्रेनेड हमले की तैयारी थी। जी हां, राम मंदिर पर हमला होने वाला था। ये जानकारी कहां से मिली मैं आपको बताऊं, लेकिन राम मंदिर लगातार आतंकियों के टारगेट पर है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही टारगेट पर है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं एक और वजह कि लाखों श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं राम मंदिर। प्रयागराज के बाद, महाकुंभ के बाद आपने देखा एकाएक और ज्यादा भक्तों की भीड़ बढ़ गई, भक्तों का सैलाब आ गया। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान और ISI राम मंदिर पर टारगेट कर रहे हैं और कोशिश में थे राम मंदिर पर हमला करवाने की, और इसके लिए एक शख्स को सेट कर लिया था भारत में। अगली तस्वीर देखिए, यह आप तस्वीर देख रहे हैं रहमान की, अब्दुल रहमान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान राम मंदिर पर ग्रेनेड हमले की तैयारी में था और किस तरह से पुलिस की टीम को जैसे ही जानकारी मिली कि राम मंदिर पर जो अटैकर है वो फरीदाबाद में, देख रहे हैं पुलिस का काफिला फौरन पहुंचा है इसे अरेस्ट करने के लिए, अब्दुल रहमान को।
एसटीएफ की टीम ने और कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर रहमान को गिरफ्तार किया है। रहमान रहने वाला अयोध्या का ही था, लेकिन इसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश थी। दुनिया के सबसे व्यस्त मंदिर पर ग्रेनेड अटैक होने वाला था। आस्था के जिस केंद्र पर दुनिया भर से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, वहां था आतंकी हमले का प्लान। पाकिस्तान से ऑर्डर मिला और आतंकी ग्रेनेड लेकर अयोध्या पर हमला करने वाले ही थे, लेकिन 3 राज्यों की पुलिस ने फौरन एक्शन ले लिया और ग्रेनेड समेत आतंकी को धर दबोचा। पकड़े गए आतंकी से पूछताछ हुई तो हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। अयोध्या का रहने वाला आतंकी कैसे फरीदाबाद पहुंचा और कैसे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था, पुलिस ऐसे तमाम सवालों को खंगाल रही है और रामनगरी को फिर छावनी में तब्दील कर दिया है। और आइए आपको बताऊं अब्दुल रहमान ने कैसे प्लानिंग की थी, कैसे आईएसआई इसके पीछे और पाकिस्तान इसके पीछे। राम मंदिर पर यह अटैक करवाना मकसद था। यह आप देख रहे हैं रहमान को। राम मंदिर देश ही नहीं दुनिया का सबसे व्यस्त मंदिर है। अयोध्या के राम मंदिर में रोज 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचते हैं और पिछले 1 साल में यह करीब 5 करोड़ लोग पहुंचे। दुनिया के किसी धार्मिक स्थल में इतने श्रद्धालु नहीं जाते, लेकिन आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर हमले की साजिश थी। एक आतंकी हैंड ग्रेनेड से राम मंदिर को उड़ाने वाला था। अब्दुल रहमान हैंड ग्रेनेड लेने अयोध्या से ट्रेन से फरीदाबाद गया था। ट्रेन से वापस अयोध्या आकर राम मंदिर उड़ाने का प्लान था। साजिश को अंजाम दे पाता उससे पहले ही पकड़ लिया पुलिस ने। पुलिस एटीएस ने जब पकड़ा तो उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड मिले। बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज कर पूछताछ की और जांच की तो आतंकी अब्दुल रहमान पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। उसे राम मंदिर पर हमला कर दहशत फैलाने का ऑर्डर मिला था। आईएसआई के खुरासान गुट ने रहमान को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी थी। वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से मदद भी मिल रही थी। आईएसआई हैंडलर ने उसे फरीदाबाद में नाम बदल कर रुकने को कहा था, फिर हमले का तरीका बताया और रहमान को 2 हैंड ग्रेनेड भी दिए। हैंड ग्रेनेड पर किसी देश का नाम नहीं लिखा है, इसलिए शक है स्मगलिंग से उसे ही हैंड ग्रेनेड मिले। राम मंदिर उड़ाने जा रहे आतंकी को 3 राज्यों की पुलिस ने पकड़ा है। गुजरात एटीएस को अहमदाबाद में एक्टिव आतंकी संगठन से इनपुट मिला। पता चला कि हरियाणा में 2 आतंकी खतरनाक साजिश रच रहे हैं, जिनमें एक आतंकी रहमान था जिसका टारगेट था राम मंदिर। गुजरात एटीएस ने फौरन उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और आतंकी को पकड़ने के लिए चुपचाप ऑपरेशन किया और फिर राम मंदिर पर हमला करने जा रहे आतंकी को धर दबोचा। कोर्ट ने रहमान को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जहां पुलिस इससे पूछताछ करेगी कि इसे किसके इशारे पर यह काम कर रहा था। सुनिए जरा, पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर साधु संत और एसीपी वेदभूषण। पूरे दुनिया को एक संदेश दिया जाए कि हम आतंकवादी हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा सामान्य व्यक्ति जिनका आस्था है, जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उसका कैसे गला घोटा जाए। जो भारत में हमारे हिंदू समाज के प्रति इतना बड़ा दुर्घटना फैलाना चाहता है, इसकी सख्त जरूरत है जांच की और इस व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा होनी चाहिए। तमाम जो राम मंदिर को लेकर पहले भी काफी थ्रेट आ चुकी हैं और किस तरह से कंटिन्यूस एक थ्रेट का प्रोसेस है और इन दिनों रमजान चल रहे हैं, इन दिनों उम्मीद नहीं होती कि इस तरह की चीजें होंगी, परंतु फिर भी इस तरह के लोग हैं जो सीमा पार से आते हैं, आईएसआई से कनेक्टेड हैं, तमाम जो जमात से कनेक्टेड हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा एक खुलासा जल्दी ही करेगी। जो एसटीएफ है वहां पर तमाम। अब देखिए पुलिस का दावा है ये वो जगह है जहां अब्दुल रहमान छिपा हुआ था। इस जगह छिपा हुआ था, फरीदाबाद की वही जगह है जहां से पुलिस ने इसको उठाया है। ये एक छोटा सा शेड बना हुआ है भाई, और इसी शेड में फरीदाबाद वो आतंकवादी कल पाए गए। कल बहुत बड़ी रेड हुई है पुलिस की, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने इसी जगह पे वो बम बनाते थे। कल यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये शेड है खाली पड़ा है, घड़ी भी लगी हुई है फरीदाबाद यहाँ पे। और कल जो है इतनी ज्यादा पुलिस को कहीं से इनपुट मिली थी
कि भैया यहाँ पे जो है आतंकवादी आए हुए हैं, आतंकवादी रह रहे हैं और कुछ बम यहाँ पे बना रहे हैं। फरीदाबाद देखिए, यही वो कमरा है, यही वो शेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आके वो गोला बारूद उन्होंने रखा हुआ था। तकरीबन यहाँ पे बताने वाले बता रहे हैं, मैं अभी गांव वाले से बात कराता हूँ, स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि भी तकरीबन यहाँ पे 10 किलो के करीब RDX बरामद हुआ है। चलिए, ये पुलिस के पकड़ने से पहले की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पुलिस का कहना है 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। अब आपको बताऊं अब्दुल रहमान के बारे में। राम मंदिर हमले की साजिश का आरोपी अयोध्या का ही है। 19 साल इसकी उम्र है, मिल्कीपुर का रहने वाला है। केवल 10वीं तक पढ़ाई की है इसने, मटन शॉप चलाता है। जल्दी से अमीर बनने की चाहत में आतंक का रास्ता अपनाया। सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों से जुड़ गया। पाकिस्तानी एजेंसी और आतंकियों ने इसे मोहरा बना लिया। जिस अयोध्या में पला बड़ा, वहीं पर हमले की प्लानिंग करने लगा। पैसों के लालच में राम मंदिर पर हमले को भी तैयार हो गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि 2 बार राम मंदिर की रेकी की थी इसने। उसके फोन पर धार्मिक स्थलों की जानकारी और वीडियो मिले। फोन पर कई प्रतिबंधित ऐप का भी इस्तेमाल करता था। अब्दुल के पास से जमात से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं। परिवार को भी अब्दुल की काफी दिनों से कोई खबर नहीं थी और ना उसके पास उसके पाकिस्तान से जुड़े होने के उन्हें पास कोई जानकारी थी परिवार के पास। साल भर पहले वो दिल्ली में जमात में शामिल होने गया था। करीब 4 महीने बाद रहमान वापस अयोध्या आया। कुछ दिन बाद दोस्त से मिलने की बात कहकर दिल्ली गया था और अब रहमान की गिरफ्तारी की खबर परिवार को मिली है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस मामले में चश्मदीद क्या कह रहे हैं। गांव में हल्ला हुआ कि आतंकवादी आ गया, आतंकवादी आ गया। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस फोर्स काफी आई हुई है। तो पता लगा कि आतंकवादी पकड़ा है, उसके पास 2 बम मिले थे, तो पुलिस उसको अपने साथ ले गई। उसको यही है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस। तो उन्होंने यहाँ के उसको पकड़ लिया। तो यूपी का बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला था, यहाँ जा रहा था। पुलिस ने उसको यहाँ पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गई अपने साथ। क्या क्या बरामद हुआ उसके पास से? उसके पास जो बता रहे हैं कि 2 ग्रेनेड बरामद हुए उसके पास से। आइए आपको बताऊं, राम मंदिर टारगेट पर था, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद हर वक्त रहती है। कितने स्तर की सुरक्षा है, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राम मंदिर के आसपास भारी सुरक्षा रहती है, कई स्तर की सुरक्षा रहती है, जिससे परिंदा भी पर न मार सके। आइए अब मैं आपको बताऊं, खास राम मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त सरकार की तरफ से किए जाते हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील जगह भी है। राम मंदिर और अयोध्या में हमेशा कड़ी सुरक्षा होती है। खास मौके या अलर्ट पर अयोध्या छावनी बन जाती है। मोदी या वीआईपी के दर्शन करने पर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। फिर रामनगरी में 7 स्तर का कड़ा सुरक्षा घेरा होता है, मतलब 7 एजेंसियां सुरक्षा का जिम्मा संभालती हैं। सबसे पहले देखिए, सुरक्षा के पहले घेरे में एसपीजी के कमांडो तैनात रहते हैं। सबसे मजबूत सुरक्षा घेरा जो प्रधानमंत्री को मिलता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी का गठन हुआ। जब मोदी जाते हैं उससे पहले एसपीजी पहुंच जाती है। 4 स्तर पर 24 कमांडो सुरक्षा संभालते हैं। AK-47 जैसे हाईटेक हथियारों से लैस होते हैं। सेना या पुलिस के चुनिंदा जवान एसपीजी बन पाते हैं। इसके अलावा देखिए, दूसरा सुरक्षा घेरा NSG के जवान मौजूद होते हैं। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, मतलब टारगेट आतंकी मंसूबे नाकाम करना होता है इनका। बड़े ऑपरेशन और लोगों की जान बचाने में माहिर होते हैं। NSG के खास जवान ही ब्लैक कैट कमांडो कहलाते हैं। तीसरे घेरे में IPS अधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। IPS के अधिकारी और जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर IPS बनते हैं। राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालते हैं। चौथे घेरे का जिम्मा CRPF जवानों का है। यह देश का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल है। राज्य में कानून व्यवस्था में पुलिस की मदद करता है, आतंकियों और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करता है। 5वें घेरे में उत्तर प्रदेश ATS के कमांडो तैनात होते हैं। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए इसका गठन हुआ। यूपी पुलिस की खास यूनिट ने कई बड़े ऑपरेशन किए। आतंकी दंगे और माफियाओं को निपटाने में माहिर है। अब देखिए, अयोध्या में 6ठे घेरे में IB की टीम तैनात होती है। IB देश की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। गड़बड़ी या हमले जैसी खुफिया जानकारी देती है, पुलिस और दूसरे एजेंसियों को अलर्ट करती है। बेहद गोपनीयता से IB अधिकारी काम करते हैं। सुरक्षा घेरे में 7वें घेरे और आखिरी घेरे में स्थानीय पुलिस होती है।
भीड़ के हिसाब से पुलिस के 10,000 तक जवान रहते हैं, मतलब दूसरे जिलों से भी पुलिस को लगा दिया जाता है जब भक्त ज्यादा होते हैं। डीएसपी, इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक तैनात होते हैं। यह है सुरक्षा घेरा राम मंदिर का। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर सियासी बवाल मचा है। खबर है रोहित फैट, रोहित राहुल फिट। दरअसल आपको बताऊं, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में व्यस्त हैं और इस बीच कांग्रेस की एक नेता ने बड़े आरोप रोहित पर लगाए हैं, या मैं कहूं बड़ा हमला किया। अगली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी के साथ जिन्हें आप देख रहे हैं शमा मोहम्मद, उन्होंने हमला किया है रोहित पर कि रोहित फिट नहीं है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उससे पहले जरा रिपोर्ट देखिए। शमा को रोहित शर्मा अनफिट दिख रहे हैं जो मैच दर मैच जिता रहे हैं, और राहुल गांधी फिट दिख रहे हैं जो चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और हरा रहे हैं पार्टी को। रिपोर्ट देखिए। कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेविंग नहीं है। कांग्रेस के लिए 90 चुनाव हारने वाले राहुल गांधी अभी भी चैंपियन हैं और देश को मैच दर मैच और लगातार ट्रॉफी जिताने वाले रोहित शर्मा फिट नहीं फैट हैं। क्या वाकई रोहित शर्मा मोटे हैं और खेल के लायक नहीं हैं? जिस रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया नए नए रिकॉर्ड बना रही है, क्या वो रोहित कप्तानी के भी योग्य नहीं? कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेविंग नहीं है, और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है। दुनिया के जिस खिलाड़ी के खेल और कप्तानी की तारीफ पाकिस्तानी टीम और वहां की जनता भी करती है, वो चैंपियन कांग्रेस की नजर में फैट और अनफिट है। जो टैलेंट अल्लाह ने रोहित शर्मा को दिया है वो शायद विराट कोहली को नहीं दिया। सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। हिटमैन, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ले लो, वनडे ले लो, 50 ओवर क्रिकेट ले लो। और आइए अब मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है रोहित इज फैट फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन, यानी रोहित शर्मा, सोचिए जिस दौर में एक शख्स मैच खेल रहा है, सेमीफाइनल खेलने जा रहा है, उससे पहले इस तरह के बयान। क्या कह रही है शमा मोहम्मद? कह रही है खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए। रोहित भारत के सबसे निराश करने वाले कप्तान हैं। कपिल देव, सचिन, गांगुली, धोनी और विराट से तुलना करें तो रोहित शर्मा में ऐसा क्या वर्ल्ड क्लास है? रोहित एक औसत दर्जे के खिलाड़ी और कप्तान हैं, उन्हें बस किस्मत से भारतीय टीम की कप्तानी मिल गई है। मनजिंदर सिरसा बीजेपी नेता ने कहा कि मंत्री हैं दिल्ली के, यह शर्मनाक है कि कांग्रेस प्रवक्ता ऐसा बयान दे रही है। रोहित पर यह टिप्पणी कांग्रेस का बयान है। उन्हें लगता है कि हर चीज के लिए एक ही व्यक्ति फिट है और वो है उनके राहुल गांधी। सौगत राय कह रहे हैं रोहित शर्मा के बारे में कांग्रेस नेता ने सही बोला है, रोहित फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये विज्ञापन में मॉडल बनते हैं, खेल में नहीं। रोहित को तो टीम में ही नहीं होना चाहिए था। बीसीसीआई ने कहा हमारे कप्तान पर ऐसी टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब टीम इंडिया विदेश में आईसीसी टूर्नामेंट खेल रही है और सेमीफाइनल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तब जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा शमा की टिप्पणी कांग्रेस का मत नहीं है, कांग्रेस खेल के नायकों के योगदान को सम्मान देती है। शमा को तुरंत पोस्ट हटाने के निर्देश दिए गए हैं और भविष्य में ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता को बयान देने से पहले रोहित का रिकॉर्ड देखना चाहिए। केसी त्यागी कह रहे हैं भारत के सम्मान में खड़े किए गए उनके लंबे स्कोर को देखना चाहिए। राजनीतिक लोगों को खेल के मामले में दखल कम से कम देना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है खेल में मेरी सीमित रुचि के बावजूद मैं दावे से कहती हूं रोहित ने भारतीय टीम को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। काम के प्रति समर्पण मायने रखता है, ट्रॉफी जीतो चैंपियन। यानी कांग्रेस के खिलाफ सारे नेता खड़े हैं। सुनिए जरा, उससे पहले आइए आपको दिखाता हूं। शमा से हमारे रिपोर्टर ने सवाल पूछा है। शमा जो कांग्रेस की नेता है, उनके इस बयान के बाद उनसे सवाल पूछा तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। You have criticized Rohit Sharma. You have criticized Indian cricket team. Just one word on it. Just one word. Such brazen remark, Miss Mohammed, coming from you. It's such a brazen remark coming from you, Miss Mohammed. Why don't you apologize? How can you body shame and fat shame Indian cricket team captain? Now you can't be completely silent.
because you are unapologetic. Will you speak a word on it, Ms. Mohammed? Why did you make such a statement? Why did you criticize Indian cricket team captain? And now everyone is lambasting. BJP is hitting out at you on social media. People are criticizing. They are the fans of Rohit Sharma. Why don't you comment? Why? At least apologize. Miss Mohammed, you can't be completely silent after making such a brazen statement on the Indian cricket team captain. Now you are completely silent. Miss Mohammed, one word you deleted. Doing Fit India, remember? So Fit India, everybody. See, मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था. उस ट्वीट में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है. स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है. और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव. और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग. अभी उनको जो कहना है उन्होंने कह लिया. अगर अनफिट होता, मोटे होता तो इतना क्रिकेट नहीं खेल पाता ना. अभी भी वो फिट है, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ये गलत उन्होंने कहा है कि अनफिट है और कप्तानी उसकी इतनी खास नहीं है. बहुत ही गलत है. मैंने रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूँ. मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं. एक बार 1 सेंचुरी किया के 2 साल में और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं. उसको ना टीम में जगह मिलना चाहिए ना अधिनायक रहना चाहिए. अगर कोई पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बन जाएगी तो इसी तरह से अज्ञानता भरी जो है वो ज्ञान देने की कोशिश करेंगे. रोहित शर्मा जी हमारे देश के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने समय समय पर साबित किया है कि देश की आन बान शान को खेल के मैदान में कैसे चाप चांद लगाया जा सकता है. मैं अपने प्रवक्ता गणों से कहना चाहूंगा, यदि आपको थोड़ा बहुत किसी का साइज वाइज पसंद नहीं आ रहा है तो उस पर इस तरीके से कमेंट नहीं करना चाहिए. पूरे होलिस्टिक व्यू रखना चाहिए. और ऐसे में दूसरी पार्टियों को जो कभी खिलाड़ियों के शुभचिंतक नहीं रहे उनको. अब देखिए जरा, बड़ा ताज्जुब यह है कि शमा मोहम्मद रोहित शर्मा को अनफिट बता रही हैं और उन्हीं की पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनको वो अपना नेता मानती हैं, लीडर मानती हैं, कैप्टन मानती हैं, दोनों के रिपोर्ट कार्ड देखिए जरा आमने सामने. राहुल का रिपोर्ट कार्ड, ये रोहित का रिपोर्ट कार्ड. रोहित शर्मा परिवार में कोई क्रिकेटर नहीं था, क्रिकेटर बने अपनी मेहनत से. राहुल गांधी को राजनीति में आए वो भी विरासत में मिली है, उसके लिए किया कुछ नहीं. रोहित शर्मा कप्तानी में देश को 101 मैच जिताए. राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्हीं की पार्टी 90 बार चुनाव हार चुकी है. 90 बार. रोहित शर्मा 37 साल के रोहित विस्फोटक ओपनर है और 53 साल के राहुल बड़े प्रचार में भी दूर रहते हैं. रोहित शर्मा 18 साल से तीनों फॉर्मेट में शानदार खेल रहे हैं. राहुल राज्यों के चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, किसी में न चल रहे न सक्रिय हैं. रोहित शर्मा खुद 19,000 रन बना चुके हैं. राहुल गांधी 2019 में अपनी खुद की सीट अमेठी हार चुके हैं. रोहित शर्मा विश्व कप फाइनल में पहुंचाया टीम को और हार से सबक लिया. 90 हार के बाद भी अब तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कोई सबक नहीं लिया. 17 साल बाद देश को T20 चैंपियन बनाया रोहित ने और राहुल गांधी लोकसभा में कभी कांग्रेस को जिता नहीं पाए. रोहित शर्मा फॉर्म खराब हुई तो खुद को ड्रॉप किया है. खराब प्रदर्शन का ठीकरा दूसरे नेताओं पर फोड़ा है. रोहित शर्मा बयान से ज्यादा हमेशा प्रदर्शन पर जोर देते हैं, प्रदर्शन से ज्यादा हमेशा बयानों पर जोर देते हैं. रोहित शर्मा विदेश में खेल से देश का मान बढ़ाते हैं और बढ़ाया है. विदेश में बयान से देश पर सवाल उठाए हैं और अपमान किया है. आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला और योगराज सिंह. रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है. अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो. वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है. और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने
140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टेंसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं भी लोग कोई भी बैठ के अगर ऐसी बात करता है और उन प्लेयरों के बारे में बात करता है जिन प्लेयरों ने इस देश को इतने सालों से गौरव दिया है, प्राइड दी है, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट जिताए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हैं, उनके बारे में अगर आप बोलोगे तो थोड़ी बहुत शर्म जिंदगी में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को इस देश में रहने का हक भी कोई नहीं है, बेशक वो कोई भी हो। तो युवराज सिंह के पिता को आप सुन रहे थे। सोचिए ये सब बवाल तब हो रहा है जब कल रोहित शर्मा और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच खेलने वाली। सुनिए जरा मैच से पहले रोहित क्या कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको पता है कि इस पिच पे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। इवन फॉर अस इट इज अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चन मार्क कि कौन सा पिच कैसे खेल रहा है, क्योंकि 4 या 5 सर्फेसेज है जो यूज हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अभी देखो, अभी सेमीफाइनल में पता नहीं कौन सा पिच होने वाला है, बट जो भी होगा हमको अडेप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और खेलेंगे उस पे। और ये हमारा घर नहीं है, ये दुबई है, तो हम भी यहाँ पे इतना मैचेस नहीं खेलते, हमारे लिए भी नया है ये। देखिए, भारत पिछला T20 वर्ल्ड कप जीता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल खेला है। भारत व्हाइट बॉल में बहुत मजबूत टीम है, कोई भी ऑपोजिशन आ जाए बहुत मजबूत टीम। सेमीफाइनल है, फाइनल है, बट भारत बहुत मजबूत टीम है व्हाइट बॉल में। फेवरेट भारत है क्योंकि भारत की बल्लेबाजी अच्छी है, गेंदबाजी अच्छी है और पिछला मैच यहीं पे जीते हैं और उसी एक्सपीरियंस को लेके आगे बढ़ेंगे। और वेराज पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान में हार के वो अच्छी पिचेस पे खेल के आए हैं। यहाँ पे पिच मिलेगी थोड़ी सी हल्की सी धीमी वाली, तो धीमी वाली पिच पे एडजस्ट करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। भारत फेवरेट है मेरी नजर में और भारत ये मैच जीतेगा क्योंकि भारत की टीम सबसे बेहतर है। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, देश की एक और बड़ी नेता ने अपने भतीजे को पार्टी से बाहर कर दिया है, जिसे उत्तराधिकारी बनाया था कभी। जमीन पर आ गए हैं आकाश, मायावती के भतीजे। आकाश को आप देख रहे हैं एकाएक राजनीति में उभरे और तेजी से उभरे, लगा मायावती को रिप्लेस करेंगे, उनका उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन क्या किया बुआ ने, मैं आपको बताऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आकाश की शादी के वक्त की तस्वीर है। मायावती ने हमला किया है आकाश के ससुर पर कि ससुर के इशारे पर आकाश काम कर रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है आकाश के ससुर जिनका नाम है सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ। आकाश को जब उत्तराधिकारी नियुक्त घोषित किया था, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। आकाश आनंद ठीक चुनाव से पहले एकाएक हीरो बन गए। मायावती ने पीठ पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और ऐसा लगा कि अब मायावती सियासत में बैक सीट ले रही हैं और उनके भतीजे आकाश आनंद अब स्टीयरिंग संभालेंगे बीएसपी की। लेकिन देखिए, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, जिसको स्टीयरिंग थमाई थी उसे गाड़ी से भी उतार दिया है। मायावती ने आकाश पर बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने भतीजे आकाश को पार्टी से ही बाहर कर दिया है। पार्टी से निकालने के बाद उन्होंने कई मीडिया पोस्ट किए। मायावती ने एक के बाद एक पोस्ट किए जिसमें लिखा आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन उसने जो प्रतिक्रिया दी थी वो राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है, वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी और अहंकारी हो गया है। मायावती ने पार्टी की बैठक में भी इसका जिक्र किया था, कहा था मैं बताना चाहती हूं अब हमने अपने बच्चों के रिश्ते गैर राजनीतिक परिवारों में करने का फैसला किया है। दरअसल भतीजे आकाश से मायावती बहुत नाराज थी, बार बार आकाश को सुधर जाने का इशारा कर रही थी मायावती। आकाश आनंद पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। 2 मार्च रविवार को उन्होंने आखिरी चेतावनी भी आकाश को दी, जब मायावती ने आकाश से सारे पद छीन लिए। इसके बावजूद आकाश आनंद में कोई सुधार नहीं हुआ। मायावती द्वारा पद छीने जाने के बाद आकाश मीडिया में चले गए, कहा बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है, मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उनके हर फैसले के साथ खड़ा हूं। लेकिन आगे कहा परीक्षा कठिन और लड़ाई लंबी है, मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगा, आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसके बाद मायावती ने आकाश को बाहर निकालना ही बेहतर समझा। मायावती ने फरवरी में आकाश के ससुर जो बगल में आप देख रहे हैं, इन ससुर जी को भी बाहर कर दिया था फरवरी में। कहा था दक्षिणी राज्यों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह चेतावनी के बाद भी पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे। आकाश दरअसल मायावती के छोटे भाई के बेटे हैं। 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किए गए। सबसे पहले दिसंबर 2023 में उत्तराधिकारी बनाया,
मई 2024 को गलत बयानी की वजह से सभी पद छीन लिए। जून 2024 को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली और मार्च 2025 यानी कल फिर से सारी जिम्मेदारियां छीन ली। अब आज उन्हें पार्टी से बाहर भी कर दिया है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। बसपा का जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आज ढहता नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा अब केवल अपने परिवार के झगड़ों में उलझ कर रह गई है। मुझे लगता है कि परिवार के आपसी झगड़े में पूरी पार्टी फंस गई है। ये बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है और बीएसपी वही फैसले करती है जो भारतीय जनता पार्टी उनसे कहती है। मायावती जी का ये पहले से ये अंदाज रहा है, वो किसी भी चीज को निर्णय लेते समय किस हद तक चले जाते हैं ये संभव नहीं दिखा। आकाश और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की पहले तेवर दिखाकर उठ गए, अब माफी मांग रहे हैं। पूरी दुनिया ने यह तस्वीर देखी कि दो राष्ट्र अध्यक्ष उलझ गए। ट्रंप ने कहा बहुत पैसा बर्बाद हो गया, जंग रोको, बहुत पैसा दे लिया। ज़ेलेंस्की कुर्सी छोड़कर उठकर चले गए। अब ज़ेलेंस्की माफी मांग रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो समझौते के लिए तैयार हैं। देखिए जरा ज़ेलेंस्की ने कैसे सरेंडर कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर अब ढीले पड़ते दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से भिड़ते नजर आए थे। अमेरिका से लौटने के बाद अब गुहार लगाते दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पिछले 3 दिन में 14 सोशल मीडिया पोस्ट कर दिए। इन सभी पोस्ट में ज़ेलेंस्की की भाषा एक डरे सहमे राष्ट्रपति जैसी है। अपने पोस्ट में वो ट्रंप से बातचीत की इच्छा जता रहे हैं। अमेरिका के साथ मिनरल्स डील की बात कर रहे हैं। बस दरख्वास्त एक है कि सुरक्षा की गारंटी दे दो। रूस को यूक्रेन पर आक्रमणकारी माना जाए, जिस पर अमेरिका ने अब तक चुप्पी साध रखी है। रविवार को ज़ेलेंस्की ने लंदन में मीडिया से बात की। सोमवार को उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा व्हाइट हाउस में हुई उस घटना का अमेरिका या यूक्रेन को नहीं, बल्कि सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन को फायदा पहुंचा है। अगर मुझे मिनरल्स डील के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस वापस जाऊंगा। मैं अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद भी अमेरिका के साथ बातचीत करने का इच्छुक हूं। हम अमेरिका की अहमियत को समझते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा है जब हमने अमेरिका का एहसान न माना हो। दरअसल अमेरिका में इसी मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई, जब उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था अमेरिका ने आपकी मदद की है, लेकिन आप इस लड़ाई में अमेरिका का एहसान मानने को तैयार नहीं है, और उसके बाद बात बढ़ गई थी। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, उससे पहले सुनिए जरा ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। व्हाइट हाउस में हुई उस घटना का अमेरिका या यूक्रेन को नहीं, बल्कि सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन को फायदा हुआ है। अगर मुझे मिनरल्स डील के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस वापस जाऊंगा। मैं अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद भी अमेरिका के साथ बातचीत करने को इच्छुक हूं। हम सभी समस्या के हल के लिए गंभीर हैं। यूक्रेन में शांति सबसे अहम है। इस मौके पर हमें आपस में नहीं बंटना चाहिए। इटली इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। और ये आपको बताऊं, ट्रंप देखिए पिछले कुछ वक्त में हर राष्ट्र अध्यक्ष से भिड़ने की कोशिश करते नजर आए। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में दुनिया के 5 राष्ट्र अध्यक्षों से मिले, लेकिन एक को छोड़कर बाकी सबके साथ उनका व्यवहार धौंस वाला था। 4 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने गेट पर आकर उनका स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप ने वो सब किया जो नेतन्याहू चाहते थे, लेकिन उसके बाद ट्रंप के तेवर बदलने लगे। 11 फरवरी को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप उन्हें रिसीव करने गेट तक आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिफर पड़े। कहा हम गाजा पर कंट्रोल करने जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को किसी और सुरक्षित जगह पर बसाया जाएगा। अगर किंग अब्दुल्ला सहमत नहीं हुए तो उनकी मदद रोक दी जाएगी। इस दौरान जॉर्डन के किंग ने मीडिया के सामने कोई विवाद खड़ा नहीं किया। व्हाइट हाउस से लौटने के बाद पोस्ट किया, मैं ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट करता हूं। 14 फरवरी को पीएम मोदी ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। अवैध अप्रवासी, टैरिफ और बिगड़ते रिश्तों के बीच दोनों की मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने कहा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाला देश है। आप जो भी टैरिफ लगाएंगे मैं भी वही टैरिफ लगाऊंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा कर रहा हूं। ट्रंप को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के बयान से बचना चाहिए था।
हालांकि मोदी को हार्ड बार्गेनर बताकर ट्रंप ने बात संभालने की कोशिश की। इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपना संयम बनाए रखा। पीएम मोदी ने इस दौरे में पूरी कोशिश की कि विवादित मुद्दे हावी ना हो, लेकिन इशारों इशारों में ट्रंप को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने से गुरेज नहीं किया। कहा अगर ट्रंप के लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है तो मोदी के लिए भारत भी अहम है। सुनिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। तो ट्रंप फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष से मिले, उनके साथ भी तेवर यही थे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।